हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स भौतिकी। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा और हम लोग इसे जो है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी पीसीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट सिस्टम से, फिर मोशन पढ़ेंगे, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी यहाँ से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। और इसे जो है मैंने एनसीईआरटी और जो गाइड बुक आती है क्रॉन की हो या लूसेंट की, इस तीनों बुक से जो मैंने कवर किया इसे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स के सारे लॉ क्या है, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है सब कुछ। सबसे पहले देखिए डिफिनेशन है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है। यदि आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आगे देखते हैं जो क्वेश्चन आएगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ये आता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है? तो न्यूटन बाबा, आइजक न्यूटन, सॉरी न्यूटन, जेठालाल वाला न्यूटन नहीं। फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है? आइजक न्यूटन को बोला जाता है। इससे रिलेटेड और ये पॉइंट आ सकता है, आता है एग्जाम में। इन्होंने दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीन जो इनके ये लॉ दिए हुए हैं मोशन के रिगार्डिंग, वो हम लोग आगे देखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, ये न्यूटन ने ऐसा दिया है। फिर फादर ऑफ, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया आपको फादर ऑफ फिजिक्स। फिर पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? तो आइंस्टीन है। आइंस्टीन बाबा जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। इन्होंने कुछ थ्योरीज दिए थे। पहला क्या दिया था इन्होंने? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इनके बारे में किसने बताया है? तो ये कौन बताया? तो आइंस्टीन ने बताया है। और इन्होंने मास एनर्जी कंसेप्ट दिया था, ई इक्वल्स टू, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, एम सी स्क्वायर। ये किसने दिया था? तो न्यूटन, मतलब ये आइंस्टीन बाबा ने दिया था। प्लैंक के बारे में, नील बोर के बारे में, ये सारी चीज़ जो है, हाइजेनबर्ग वगैरह सब, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारा चीज़ अभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इसे केमिस्ट्री में बता दूंगा। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ, आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या दिया था? गति के नियम के बारे में बताया था। इनके 3 नियम जो थे। फिर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। आधुनिक भौतिकी जो है, इनके पिता कौन कहलाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहलाते हैं, आइंस्टीन बाबा कहलाते हैं। और इन्होंने सद सद भिरकता का सिद्धांत दिया था, मीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। और इन्होंने ऊर्जा मात्रा समता सूत्र ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के बारे में बताया था। देखिए इन तीनों का फोटो है, न्यूटन बाबा का है, आइंस्टीन का है, ये सब का फोटो दिया हुआ है। देख लिए यहाँ पे दिया हुआ वही। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, जो कि सबसे पहले क्या, व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स क्या होते हैं हम लोग तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, फंडामेंटल सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मौलिक मात्रा, मौलिक मात्रा। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता होगा, जैसे 4 किलोमीटर है तो किलोमीटर एक यूनिट डालते हैं, मापते हैं। अब जैसे आपने कुछ खरीदने गया, आटा ही खरीदा तो बोलते 1 केजी देने के लिए, चाहे 1 लीटर दूध देने के लिए, इस तरीके से बोलते हैं।
कुछ ना कुछ तो यूनिट लगाते हैं। जैसे आप किसी का ब्रेकअप हो गया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं भाई मेरा 2 लीटर ब्रेकअप हो गया। भाई नहीं तो कभी कोई जो अपने किसी से प्यार करता है वो थोड़ी बोलता भाई मुझे 2 फुट प्यार हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यदि आपको किसी पे गुस्सा आया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई 2 kg गुस्सा आ गया, चाहे 10 kg गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता। इस वजह से वो सब सारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते, मौलिक मात्रा नहीं होते हैं। जिसको हम माप सकते हैं उसे हम मौलिक मात्रा बोलते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम लोग कोई भी चीज़ को जो है मापते हैं, एक कहीं ना कोई यूनिट लगाते हैं, चाहे केजी में हो, यदि वजन करते हैं तो केजी लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं, फिर लंबाई हो तो फीट में बोलते हैं, चाहे मीटर में बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में मापने के लिए 3 एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था, सीजीएस, एफपीएस, एमके, एसए। देख रहे हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमके, एसए। तो ये जो 3 यूनिट बनाया गया था, तो इसमें जो है सबसे पहला यूनिट क्या था, सीजीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस सेंटीमीटर जो है ये तो लेंथ का यूनिट है, लंबाई का। ग्राम किसका है, वेट का, केजी। और सेकेंड किसका है, टाइम का। उसी तरीके से सेंटीमीटर किसका बोला था, लंबाई का। ग्राम किसका, वजन का। सेकेंड किसका है, तो समय का है। ये प्राइमरीली जो है मुख्यतः ये यूज होता था। फिर बाद में ये आया जो कि फुट, ये भी लंबाई का है। पाउंड, वे यदि हम लोग केक वगैरह खरीदते हैं, बोलते हैं ना भाई जो कि 2 पाउंड का केक दे दो, 1 पाउंड का केक दे दो, वजन करते हैं, ये भी वेट का है। और सेकंड जो है टाइम का है। ये मेनली कहाँ पे यूज़ किया जाता था, तो अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्यों में यूज़ किया जाता था। फिर एमकेएसए जो आया था, तो लंबाई को मीटर में किया और वजन को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो जब ये 3 तरह के यूनिट्स दिए गए, तब तो मेज़र करना मुश्किल हो जाता था। कोई कभी इसे यूज़ करता था, कोई इसे यूज़ करता था, कोई इसे यूज़ करता था। तो फिर बाद में इसका एक प्रिकर्सर बनाया, इसका जो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया वो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट निकाल। तो इससे जो एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो कि पूरी दुनिया मानती है, वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया एसआई यूनिट को मानती है। पहले 3 अलग अलग यूनिट थे, मेजर करना मुश्किल होता था। तो एसआई यूनिट जब आया, तो एसआई यूनिट में जो है तो 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट से जो है, एसआई बेस यूनिट, इसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट दिया गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक दिया गया। तो कोई भी अगला, अब जो इस 7 के अलावा कोई भी यूनिट जो बनेगा, इसी से, ये 7 से ही मिलके बनेगा, इसी को ऐड किया जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसी से बन के तब कोई नया यूनिट बनेगा। तो ये 7 यूनिट कौन कौन से हैं जो फंडामेंटल यूनिट है, तो इसे जो है याद कीजिएगा। कारण है ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि 7, इसमें से कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है या नहीं है, 4 ऑप्शन में रहता है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आया है, आपको सीडीएस में भी आया है, और एसएससी में भी आया हुआ है, और रेलवे में भी। इसमें से किसी में भी आ सकता है। तो ये 7 कौन कौन से यूनिट है, तो देखिए, इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दे रहा हूं। सबसे पहला कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ जो है इसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में। तो इसी, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट, इसी को बनाया गया। अब जब भी जो लेंथ को मापा जाता है स्टैंडर्ड तरीके से पूरी दुनिया में, तो लेंथ को मीटर से ही मापा जाएगा। मास को है केजी में मापा गया था,
टाइम को किस में, सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और आपसे ये यूनिट भी पूछा जा सकता है। ये जो भी मैं यहाँ से ये जो यूनिट दिया हुआ है ये यूनिट भी पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। आप लोग देखिएगा PYQ उसमें आया हुआ है क्वेश्चन है, मैं इसके बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फिर टेम्परेचर को किस में हम लोग मेजर करते हैं, केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में करते हैं। इसका जो सिंबल है ये सारा दिया हुआ है। सबसे पहला क्या था, लंबाई, इसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, 7 जो SI यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट है उनको कौन कौन से, पहला है लंबाई, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में मापते हैं। तीसरा क्या है, समय, इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो सेकंड में। फिर ताप, ताप को जो हम लोग किस में, इसका यूनिट क्या है, केल्विन है। फिर पांचवा क्या है, विद्युत धारा, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। फिर ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला है। और पदार्थ की परिमाण ये मोल में मापते हैं। तो ये आप जो है 7 के साथ ये यूनिट याद रखिएगा, और इसके जो ये 7 के साथ जो फंडामेंटल यूनिट है ये याद कीजिएगा, और सभी के जो यूनिट है, मूल मात्रक है, इसको याद रखिएगा। तो फिर जो है इसके बाद क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव्ड यूनिट है तो ये 7 यूनिट से मिल के ही बना हुआ है। जैसे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, और इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। फिर फोर्स, बल जो होता है, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये बना कैसे है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना वजन इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मास को किससे यूनिट करते हैं, केजी से, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो देख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। तो देख रहे हैं ये जो है डिराइव्ड यूनिट है। ये जो डिराइव्ड यूनिट है फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। अब हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं, एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। इसको मैं साइड छोटा कर देता हूँ, जो कि कभी आप यदि देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ प्रीफिक्स यूज होता है, कुछ जो है सफिक्स यूज जो होता है। जैसे आपसे पूछा गया होगा पाइको का मीनिंग क्या होता है, पाइको का फुल फॉर्म, पाइको कितना होता है। जैसे देखिए पाइको क्या होता है, 10⁻⁻12। यहाँ पे देखिए पाइको, पीको जो है 10⁻⁻12 है। नैनो कितना होता है, 10⁻10 होता है। एंगस्ट्रोम कितना होता है, 10⁻10 को एंगस्ट्रोम बोलते हैं, एंगस्ट्रोम बोलते हैं। 10⁻6 को क्या बोलते हैं, तो माइक्रोन बोलते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ होगा 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। इसे जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहे तो इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और ऐसे जो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। जैसे एंगल का यूनिट पूछा जा सकता है, एंगल, कोण जिसको बोलते हैं। कोण क्या होता है, जब दो लाइन आपस में मिलते हैं। जैसे देखिए एक लाइन है, दूसरा लाइन है, जहां पे ये लोग दोनों लाइन जो मिलते हैं वहां पे जो एंगल बनता है इसी को कोण बोलते हैं। इसको थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका इकाई क्या है, इकाई वो होता है रेडियन, रेडियन। बस यही याद रखना, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का जो, सॉलिड एंगल, ये दोनों पूछा गया है इसलिए लिख रहा हूं। सॉलिड एंगल घन कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, घन कोण। तो जैसे देखिए ये जो त्रिभुजाकार का जो टीप जैसा जो होता है, देख रहे होंगे फनल शेप का, तो इसमें जैसे टीप वगैरह जो होता है जो किसी चीज़ से छनते हैं, वजन मतलब द्रव्यमान का जो कि कम छोटे एरिया में बाहर बहे ना, तो इस तरीके से जो बनाते हैं। अब पूछा जाएगा यहाँ का एंगल बताओ, तो इसी एंगल जो निकालते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट क्या होता है, इकाई, इकाई इसका होता है एसटी रेडियन, एसटी रेडियन। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टे रेडियन। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि एंगल का क्या यूनिट होता है, तो रेडियन, और सॉलिड एंगल का घन कोण का यूनिट क्या होता है, वो होता है स्टे रेडियन।
तो देख लिए। अब देखिए वही जो एसआई यूनिट जो दिया हुआ था 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो केजी किसका है? वजन का। केजी किसका दिए, लेंथ किसका है? ये मीटर के लिए दिया हुआ है। फिर किलोग्राम किसका है? मास का दिया हुआ है। फिर ये कैंडेला क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी का। मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। केल्विन किसका है? टेम्परेचर का। एम्पियर किसका है? करंट का। ये सेकंड किसका है? तो टाइम का। साथ जो है एसआई यूनिट है, ये आपसे पूछा जाएगा साथ में यूनिट के साथ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है इससे जो पूछा गया है, जैसे पूछ दिया जाएगा आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या होता है, तो वो होता है हर्ट्ज। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहला हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। बल का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ बल। बल का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन होता है। फिर प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। प्रेशर जिसको हम लोग दाब बोलते हैं हिंदी में, दाब। फिर एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर पावर का यूनिट क्या होता है, वो होता है वाट होता है। कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। और करंट का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन में। फिर कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो फेरड होता है। फिर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो सीमेंस होता है। ये सारे याद रखिएगा, 15 के 15 ये आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, तो वेबर होते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, और केल्विन भी होता है। और केल्विन, और ये मेनली केल्विन को के से डिनोट करते हैं, यही पूछा जाता है, जो कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, तो बैक्यूरल होता है। बैक्यूरल ये यूनिट है। और कुछ हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो इसमें नहीं मैंने लिखा है। एक होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक लाइट ईयर क्या होता है। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁵ मीटर होता है। और ये जो है लंबाई का यूनिट है, यूनिट ऑफ एक लंबाई, यूनिट ऑफ लेंथ। तो वो एक लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष का मीनिंग होता है प्रकाश को ट्रेवल करने में 1 साल में कितना समय लगता है। जो देखिए लाइट, जो सन है, कोई भी ये जो सन से ये जो लाइट जो आ रहा है प्रकाश, इसको 1 साल यदि ये ट्रेवल करता है तो कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। फिर देखते हैं एक जूल बराबर कितना होता है। जूल किसका यूनिट है, देखिए एनर्जी का। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। फिर 1 कैलोरी बराबर होता है, कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। और 1 नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर होता है। इतना चीज पूछा जाता है, इसलिए जो है मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग आगे यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं,
जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन इन फिजिक्स। जो मोशन जो होता है, गति जो होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गति, गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, दो तरह का क्वांटिटी होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आदिश राशि, आदिश राशि बोलते हैं। आदिश राशि का मतलब वो होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब केवल इसमें परिणाम हो, परिणाम हो, केवल इसमें डायरेक्शन ना हो। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, मास, द्रव्यमान। जैसे बोलते हैं 5 kg चावल, चाहे 5 kg आटा। 5 kg आटा ऐसा थोड़ी बोलते हैं उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ या पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते हैं। चाहे स्पीड है, स्पीड जो है, तुम्हारा स्पीड है 100 km/h, तो स्पीड इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। टाइम, ये जो है सभी आदेश राशि है। दूसरा क्या होता है, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सादिश राशि, सादिश राशि, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, परिणाम भी हो और दिशा भी हो। जैसे एग्जांपल इसका क्या होता है, तो वेलोसिटी होगा, चाहे एक्सीलरेशन होगा, त्वरण, ये सारी क्या होते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, स्केलर क्वांटिटी भी देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी भी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं केवल जिसमें परिणाम हो, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे क्या होगा, मास होगा, स्पीड होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, ये सारा चीज़ जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारा चीज़ वेक्टर में आता है। अब हम लोग देखते हैं मोशन क्या होता है, गति। गति क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले। जैसे देखिए, ये अभी दौड़ रहा है, अभी जो हम देख रहे हैं, ये अभी समय हो रहा है 1 सेकंड पे, ये यहाँ पे 5 सेकंड बाद इसको क्या देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये मोशन में था, ये गति में था, तब तो अपना जगह बदला। उसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जो कि समय के साथ अपना पोजीशन बदले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो हम लोग मोशन में अब आगे पढ़ेंगे क्या, तो डिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो दूरी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, तो विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। हम लोग मोशन में जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। स्पीड को क्या बोलते हैं, तो गति बोलते हैं। और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं है, देख लीजिएगा। टाइम को क्या बोलते हैं, तो समय बोलते हैं। और एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्पीड का स्पीड क्या होता है, दूरी बराबर, सॉरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। जैसे अभी आपसे बोला जाए, आप एक जगह से यहाँ तक गए, ये दूरी कितना समय में गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा और जिस स्पीड से गए उसी को बोलते हैं दूरी। तो स्पीड बराबर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब गति इंटू समय। और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वेग गुना समय। गति क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जैसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, इसको इससे दूरी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी बटा
टाइम। उसी को क्या बोलते हैं? वेग में बदलाव, वेग में बदलाव बटा समय। इसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। देखिए जैसे ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक जो है खिलौने का गाड़ी बनाया हुआ है, गाड़ी जो है खिलौने का बनाया हुआ, तो यहाँ से छोड़ते हैं तो ये क्या करेगा? ऊपर से नीचे जाएगा, तो समय के साथ तो अपना जगह बदला, उसी को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो आसानी से आ गया, तो फिर क्या हुआ? फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे धीरे ये रुक जाता है। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं? एक अच्छा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। न्यूटन बाबा ने जो नियम दिया था, न्यूटन के नियम जो है वो क्या होते हैं? न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के नियम, पहला नियम क्या बोलता है? ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और ए बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स एट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। न्यूटन का ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है। न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है, किसी वस्तु की स्थिति या गति वही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्रवाई नहीं करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग बस में बैठते होंगे, बस में जो बैठते हैं, जब बस तो जब रुकी हुई है, देखिए बस है ये, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो जब ये अचानक से जो चलता है तो क्या होता है? तो हम लोग पीछे की तरफ होते हैं। जब ये तो आप महसूस किए होंगे, जब बस चलता है तो हम लोग थोड़ा पीछे की जो सीट जो है, ऊपर वाला भाग पीछे की तरफ होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए हमारा शरीर तो रेस्ट में है, और ये गाड़ी भी जो है, बस भी रेस्ट में है, मतलब स्थिर है। जब इस पे हमारे शरीर के ऊपर तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा, बस के ऊपर बल लगा, तो बस आगे जो जाएगा तो हम सोचेंगे क्या, हम जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहे, तो नीचे वाला पोजीशन रेस्ट में ही रह जाता है, ऊपर वाला जो है ये जो शरीर आगे बढ़ जाता है और ये पीछे भागता है। इस वजह से ये इस चीज़ पे बेस्ड है। बस में जो हम लोग जाते हैं तो वो बेस्ड होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसी का आता है, जैसे गाड़ी ये चल रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब ये अचानक ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ भाग जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या? हमारा शरीर तो मोशन में है, जब अचानक यदि रुक जाएगा तो ये नीचे वाला पार्ट तो रुका हुआ है, ये जो है ऊपर मोशन की तरफ आ जाता है। इस वजह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किस चीज़ पे बेस है? तो न्यूटन के पहले लॉ पे बेस्ड है। फिर दूसरा क्या होता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ। और इनर्सिया भी जो है आगे हम लोग देखेंगे, इनर्सिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड होता है। इनर्सिया इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है, न्यूटन के पहले लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? तो फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। और एक चीज और बताता है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुना गति। इसको क्या बोलते हैं? तो मोमेंटम बोलते हैं। जैसे कोई भी प्लेयर देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे आप लोग, तो कैच करता है फील्डर, कैच लेने के बाद जो है, जैसे ये कैच लिया तो हाथ को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हाथ को थोड़ा पीछे खींचता है। इससे क्या होता है? तो बॉल का जो स्पीड रहता है उसको कम करने के लिए, उस पर जो फोर्स हाथ पे पड़ता है उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे ये फील्डर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है। फिर और एग्जांपल देखते हैं। फिर तीसरा लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपने घर पे देखा होगा, यदि पिताजी जो जोर का थप्पड़ लगाए, जितना जोर से लगाए उतना ज़्यादा आपको गुस्सा उठेगा। यदि प्यार से लगाए, आपको यदि यहाँ से इतना दूर से थप्पड़ लगाए तो आपको उतना ही गुस्सा उठेगा और चोट भी उतना दमदार लगेगा। तो वही जैसा एक्शन रहेगा ऐसे ही आपको गुस्सा उठेगा। और यही यहाँ पे पास से उठाए तो चोट कम लगेगा तो गुस्सा कम आएगा। तो वही होता है एक्शन एंड रिएक्शन। और देखते हैं, जैसे आप देखे होंगे नाव पे जो है, जब नाव पे से आप इस तरीके से आगे बढ़ते होंगे तो आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना नाव पीछे जाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। जैसे गन जो चलाया जाता है, तो गन चलाते तो बुलेट जो होता है उसका, ये तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपके हाथ पे थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है।
ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे ही बेस्ड होता है। तो तीनों का तीनों हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे ये क्रिकेट मैच वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, थर्ड लॉ पे ये गन वाला आया हुआ है, ये बोट वाला आया हुआ है, ये सारा चीज़, और फर्स्ट लॉ पे ये बस वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। न्यूटन के लॉ किस पे बेस्ड है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है। पहला नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति या गति वही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। दूसरा क्या नियम कहता है? फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया का बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होता है। जितना जोर का आपको लगेगा वैसे ही आप रिएक्ट कीजिएगा। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते थे? तो विस्थापन। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? तो विस्थापन। इस दोनों के बीच में कोई अंतर है या नहीं है वो जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दूरी और स्थानांतरण भी बोलते हैं या विस्थापन भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा ये जो है, और मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण और या विस्थापन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे देखिए यहां से जो है आप दोस्तों के साथ, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आप अभी है, आपको दोस्त बोलेगा भाई यहाँ पे आ जाओ खेलने को, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे बैट और बॉल लीजिएगा, सीधे चल दीजिएगा, तो इतना दूरी कवर कीजिएगा। तो ये आप कवर किए 5 मीटर। फिर क्या हुआ? मैच खत्म हो गया। अब सोचिएगा यार अब यहाँ सब जा ही रहे हैं तो अपने सेटिंग से मिल के चलते हैं। अब यहाँ से क्या कीजिएगा? अपने सेटिंग के पास मिलिएगा, फिर घूमते हुए कुछ खाते पीते तब यहाँ से आप यहाँ पे आइएगा। इतना दूरी कवर किए। ये जो 5 मीटर दिया हुआ है, सबसे यहाँ से यहाँ इस ए से सी तक जाने में सबसे नज़दीक रास्ता क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो 5 मीटर चलिएगा, और इस तरीके से चलिएगा तो 7 मीटर चलना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो 5 मीटर हुआ। मतलब ये शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता, छोटा पथ। डिस्टेंस ये कितना हो गया? तो टोटल 7 मीटर हो गया। 4 + 3 = 7 मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता चल गया। एक क्वेश्चन में ये रहेगा डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा होगा। डिस्टेंस या दूरी हमेशा बड़ा होगा। ये बड़ा का साइन है, चाहे बराबर हो सकता है किससे? तो डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट स्थानांतरण से। देख लिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ए है, इसको क्या करना है? यहां से ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी, डी से फिर ए आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जहां से चला था वहीं पे आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने पोजीशन में, अपने जगह पे बदलाव होना। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, जहां पे था पहले वहीं पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर, 5 मीटर, 5 3 8 और 3 मीटर ये भी होगा, ये भी है दूरी। तो 5 3 8 3 11 5 16 मीटर ये जो है दूरी हो गया। देख लिए यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मोशन के कितने प्रकार होते हैं। मोशन, गति के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, फिर आगे क्या होता है? वाइब्रेशनल मोशन, फिर क्या होता है? लीनियर मोशन, और क्या होता है? सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो 7 तरह के मोशन है। तो हिंदी में भी दिया हुआ आपको स्थानांतरित मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब किसी वस्तु का सीधे मार्ग पे चलना। जैसे देखिए इस तरीके से रास्ता है,
आप यदि इसी रास्ते पे सीधे चलते रहे, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। कोई यदि कार यहाँ पे चला तो इस तरीके से चलते रहा चलते रहा चलते रहा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, कक्षा कक्षांकी गति। तो रोटेशन, जैसे आप लोग क्या करते होंगे, जैसे खेल रहे हैं, कोई यहाँ पे सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बना दिया, इसके चारों साइड घूमना ही क्या कहलाता है, तो रोटेशन कहलाता होगा। जैसे हाथ में आप लोगों ने गेम में यदि खेला होगा बचपन में भी, हाथ में कुछ रस्सी में बांध लेते थे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे हाथ में ये रस्सी बांध लिए, ऐसे रस्सी रहा, यहाँ पे कोई वजनदार सामान बांध के इस तरीके से घुमाते रहते थे, इसी को क्या बोलते हैं, रोटेशनरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, इधर देखिए, इसी को बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। आप जो घड़ी जो देखे होंगे पेंडुलम वाला, यहाँ पे घड़ी रहता है और ये ऐसे चलते रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, वाइब्रेशनरी मोशन। वाइब्रेट जो होता है इस तरीके से वाइब्रेटरी मोशन करता है, किसी स्थिर स्थान के चारों ओर तेज अंतराल में हिलना। अब देखिए यही इस तरीके से क्या कर रहा है, घूम वाइब्रेट करता है, जैसे गिटार होता है, जैसे इस तरीके से गिटार है, अब यहाँ पे यदि हम बजाते हैं ऐसे ऐसे होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फुटबॉल को जैसे लात से मारते हैं ऐसे उड़ के जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और ये क्या होता है, लीनियर मोशन का मतलब होता है सीधे मार्ग पे चलना। जो ट्रैक पे, जो पटरी पे जो होता है, ट्रेन जो चलता है वो लीनियर चलता है, सीधे मार्ग पे चलता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कल पे चलना, जो रोटेटरी मोशन है। रैंडम मोशन क्या है, अब आपको घर से बाहर ऐसे छोड़ दिया जाए, मम्मी बोलेगी बेटा कुछ खरीद के लाओ, ऐसे आप भटकते भटकते जहाँ मन गया कहाँ वहीं पे घूम घाम के, तो लास्ट में आते, उसी को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, अनियमित गति। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो है फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रिक्शन जो होता है 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, जैसे अभी कोई वजनदार यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक डिब्बा रखा हुआ है, अब इस पे कितना भी फोर्स लगाइए, कितना भी बल लगाइए, ये नहीं हिल रहा, इसके पीछे का क्या रीजन है, वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है नीचे में। अब यदि इस पे धक्का मारने लग जाएंगे, चलने लगेगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, जो कि जब कितना भी आप धक्का लगाए, कितना भी बल लगाए, तो वो यदि ब्लॉक वहीं पे रह जाए, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जो है वजन जो है यहाँ पे लगाए और ये क्या किया, अपना जगह को बदल लिया, घसकने लगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रोलिंग ही बोलते हैं, रोलिंग घर्षण। तो रोलिंग घर्षण में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं तो ये घूमने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जो कि ये तीनों जो है, ये तीन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, इस तीनों में से सबसे ज़्यादा मान किसका होता है, उससे कम किसका होता है, सबसे कम मान किसका होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ये तीन चीज जो है, जो दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, ये पूछा गया है, जो कि फ्रिक्शन क्या होता है और इसमें से कौन सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन का। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, एक जो टॉपिक देखे थे इनर्शिया, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। जैसे देखिए इनर्शिया में भी यही बोलता है, द टेंडेंसी टू प्रिजर्व इट्स मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट यदि ये देखिए स्पीड में चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। यदि जैसे ये चल रहा है, इस पर कोई बल लगा के रोक दिए
तो ये रुक जाएगा। मतलब जो मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक बाहर का कोई बल नहीं लगाएंगे। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अब जैसे आप सो रहे हैं, सुबह सुबह आपका उठने का मन है, जो कि भाई इतना ठंडी का मौसम है और रजाई तान के आराम से सो रहे हैं, तो इनर्शिया ये बोलता है, आप तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, आप आराम में है। अब आपको इनर्शिया ऑफ मोशन में आना है तो एक ही ऑप्शन है, यदि आपके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो ही उठ सकते हैं। तो वही है, बाहर से कोई फोर्स लगाया तब आप उठे। जैसे आप देखे होंगे एग्जाम्पल में, कहीं भी वीडियो वगैरह में देखे होंगे, जैसे ये ग्लास रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस पर सिक्का रखते हैं। जब हम इस पे यदि मारते हैं बहुत स्पीड से, बल लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये उड़ जाता है पीला कलर का कार्डबोर्ड, और सिक्का जो है इसमें गिर जाता है। ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे डिपेंड है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ये रेस्ट में था, फोर्स हम इस पे लगाए थे, ये रेस्ट में ही रह गया। जान गए? अब ये देख लिए। अब जैसे ये ब्लॉक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये जो मोशन में ये जो चल रहा था, यहाँ पे क्या किया, बाहर से कोई फोर्स लगा दिए। जब फोर्स लगाए तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा, तो अपना पोजीशन जो है बदल लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। और इसके एग्जाम्पल और कुछ होते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये दो एग्जाम्पल देखिए, जो कि बोला जाता है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आप लोग सीट बेल्ट लगाए। सीट बेल्ट लगाने का क्या मतलब होता है, यदि हम लोग जो अभी गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड में है, तो जो स्पीड गाड़ी का स्पीड है उतना स्पीड तो हमारे भी शरीर का है, अपने शरीर का जो उसके अंदर में जो बैठा हुआ है। जब ये लगा रहे हो, ये सीट बेल्ट लगाते हैं, तो जब हम कोई भी किसी वजह से हमें गाड़ी रोकने का जरूरत पड़ता है, अचानक जो गाड़ी रोकते हैं, तो गाड़ी तो रुक गया, तो हमारा शरीर तो स्पीड में ही था, तो ये क्या करेगा, जब गाड़ी रुक गया तो हमारा शरीर आगे की तरफ जाएगा। तो इससे बचने के लिए सीट बेल्ट लगाया जाता है, जो कि आप इसे यहीं पे इससे आगे टकराए ना, अपने स्टेयरिंग से अपने आगे वाले पोर्शन से टकराए नहीं, इस वजह से सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा, सीट बेल्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ देख लिए। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कार सेफ्टी बेल्ट, ये जो लगाया जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे लगा है। जैसे ट्रेन ट्रेवल है, इनर्शिया वाले, ये फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। तो ट्रेन पे देखते होंगे, वो जो सामान बेचने वाले रहते हैं ट्रेन में, तो वो क्या करते हैं, देखते होंगे चलती ट्रेन से भी वो जो है, जब ट्रेन जो थोड़ा बहुत चलने भी लगता है उसके बाद भी वो कूद जाते हैं। तो कूदने के बाद जो है, यदि ये प्लेटफॉर्म है तो यहाँ से उतरने के बाद वो चलते रहते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन सोचिए, वो भी फिजिक्स समझता है, क्योंकि भैया इसके हमारे में यहाँ से जब जैसे ही कूदेगा नीचे, इसके भी शरीर का ट्रेन के बराबर स्पीड रहेगा, तो धीरे धीरे स्पीड को कम करता है। नहीं तो यदि अचानक यदि स्पीड कम करेगा, डायरेक्ट कूद जाएगा, तो वो उसे चोट लग जाएगा। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो इनर्शिया पे बेस्ड है।